हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल के इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज की क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं, और आप सभी लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, क्लास 10th में भी हल्का फुल्का पढ़ा भी है। तो इस नियम को यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को हम एक छोटा सा निगमन बताएंगे या छोटा सा रिलेशन आप समझ सकते हो। एक रिलेशन आपको कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा। μ0 जिसे निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, और एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट जिसे हम निर्वात की वैद्यशीलता बोलते हैं, इन दोनों में संबंध स्थापित करना आप लोगों को हम बताएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो बायो सेवर्ट का नियम है, इसमें भी अक्सर जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो इसको बहुत ही सरल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और बहुत ही जल्द। देखिए, ये क्लास आपकी बहुत ही छोटी रहेगी और उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में जो भी मैं आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूं, ये आपके आगे आने वाले डेरिवेशन में जरूर काम आएंगी। देखिए, बायो सेवर्ट के नियम आप अगर जान जाओगे तो मैं आगे जो आप लोगों को परिमित लंबाई के कारण और जो है वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना बताऊंगा, तो उसमें ये बायो सेवर्ट का नियम जो है लगेगा। तो ये आना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए पहले हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास पसंद आया करें तो क्लास को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए, तो बायो सेवर्ट के नियम की अगर बात करें तो जब किसी चालक तार में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑस्टेट के प्रयोग में ये चीज़ बताई गई है कि किसी चालक तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि किसी धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने अनेकों प्रयोग किए। फ्रांस के वैज्ञानिक जो बायो और सेवर्ट थे, इन्होंने धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इन्होंने अनेकों प्रयोग किए, और इन्होंने इन प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि किसी धारावाही चालक तार के लघु अवयव, जैसे मान लीजिए एक धारावाही चालक तार मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। इसका एक लघु अवयव ले लेते हैं जिसकी लंबाई मान लेते हैं डेल है। कितनी है? डेल है। ये धारावाही चालक तार का नाम दे देते हैं XY। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि किसी धारावाही चालक तार के लघु अवयव डेल L के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, देखिए चूंकि डेल L है यानी अल्प लंबाई का तार है, तो इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डेल B हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल B। तो इन्होंने बताया कि जो अल्प लंबाई डेल L के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल B है, ठीक है, वो इस डेल L लंबाई के या लघु खंड से R दूरी पर जो आपका बिंदु P है, यहां से मैं मान लेता हूं R दूरी है, ठीक है, इस पर निम्नलिखित प्रकार से निर्भर करता है। किस प्रकार से निर्भर करता है, इन्होंने क्या क्या बताया, देखिए। इन्होंने पहली बात भाई ये बताई, देखिए इसके बीच में एंगल मान लेता हूं कि थीटा बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, थीटा। यानी जो ये आपका लघु अवयव है और जो बिंदु P के बीच की दूरी या जो रेखा है, इसके बीच जो बना एंगल वो मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। और इस लघु अवयव में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आपकी I प्रवाहित हो रही है। कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। आप चाहो तो इधर भी बना सकते हो, ठीक है। इस बिंदु P से लघु अवयव के बीच की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया, बायो और सेवर्ट ने, कि जो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र डेल B होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इस लघु अवयव में बहने वाली जो धारा है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। हिंदी में आप लिख लीजिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से। जो डेल B का मान होता है वो इसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो डेल B का मान होता है, यानी जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है इस लघु अवयव के कारण, वो क्या होता है, ये जो लघु अवयव इसकी है, लघु अवयव की जो लंबाई है मतलब डेल L है, इसके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपकी हो गई समीकरण 2। तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो ये आपका लघु अवयव है और लघु अवयव से बिंदु P की जो ये रेखा है, इसके और इसके बीच जो बना कोण है, इसकी साइन के
क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इसकी जया के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है वो लघु अवयव से r दूरी पर स्थित बिंदु P की रेखा के बीच बने कोण के जया के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो डेल बी होता है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण ये आपकी हो गए 3। और चौथी बात बायो तथा सेवर्ट ने यह बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है यानी डेल बी जो होता है इस लघु अवयव के कारण वो इस लघु अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस लघु अवयव से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी मानी स्मॉल r, तो इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या भाई, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार बायो तथा सेवर्ट ने 4 समीकरणों को क्या कर लिया भाई, सम्मिलित कर दिया। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 2 3 1 2 3 व 4 से जब इनको सम्मिलित कर दिया तो ये जो डेल बी है, ठीक है, ये समानुपाती हो गया। देखिए अंश में है आई डेल एल साइन थीटा, तो आई डेल एल साइन थीटा और अपान में है आपका आर स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो डेल बी बराबर इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह के स्थान पर आ जाता है म्यू 0 अपान में 4 पाई, और ये हो जाता है आई डेल एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। यही आपका जो है ये बायो सेवर्ट का नियम है, बायो सेवर्ट का सूत्र है। डेल बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। सारी बातें आप सभी लोगों को मैंने अच्छी तरीके से बताई है। अब जो यहाँ पर म्यू 0.4 पाई आया ये क्या है भाई, म्यू 0.4 पाई ये आपका कांस्टेंट है, अचर पद है, ठीक है। ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटने पर आया है, जैसे मैंने कूलाम के नियम में जब हटाया था तो के लाए थे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये म्यू 0.4 पाई है ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका मान यहाँ पर देखेंगे भाई, जो म्यू 0/4 पाई है यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ जो म्यू 0.4 पाई है इसका जो मान होता है वो 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। कितना होता है भाई, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, सॉरी न्यूटन प्रति कितना होता है भाई, एम्पियर स्क्वायर होता है। 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है म्यू 0.4 पाई का मान। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, या इसी सूत्र से आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर म्यू जीरो का माने क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। अगर म्यू 0 का मान निकालना पड़ जाए तो 4 पाई उधर चला जाएगा, तो ये 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 हो जाएगा। अगर केवल आपको म्यू 0 की वैल्यू की जरूरत पड़ जाए तो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 रखोगे, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम तो आप सभी लोगों को आ ही रहा होगा पहले से ही, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को 6-7 मिनट में अच्छे तरीके से मैंने इसको समझा दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, आंसर पेपर उठा के देख लीजिएगा। वो पूछा गया है कि निर्वात की चुंबकशीलता, आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की जो चुंबकशीलता है उसको हम किस अक्षर से लिखते हैं भाई, म्यू नॉट से। तथा निर्वात की जो वैद्युतशीलता है, ध्यान से देखिएगा भाई, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता आपने पहले चैप्टर में पढ़ी है, उसको लिखते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में हम क्या यहाँ पर स्थापित करेंगे भाई, संबंध स्थापित करेंगे। ये देखिए छोटा सा रिलेशन है ना, और ये रिलेशन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर जब उठाओगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या आप बोर्ड एग्जाम के पहले जैसे आंसर पेपर को हल करोगे तो ये क्वेश्चन तुमको मिलना ही मिलना है। और देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। आप लिखोगे वी नो दैट, आप सभी लोग पढ़ चुके हो, यानी आप जानते हो कि अभी मैंने बताया कि म्यू 0/4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। भाई ये मैंने अभी आपको बताया। तथा दूसरी बात आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप सभी को पता है, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ी हुई है।
कि म्यू 0/4 की वैल्यू 10 की घात माइनस 7 अभी मैंने बताया, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम क्या कर देंगे भाई, भाग कर देंगे। तो थोड़ा सा आप लोग ये बात तो समझ ही गए हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको यहाँ पर हम रफ की देते हैं और इसको आगे जो है मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे तो 1 है भाई म्यू 0/4 LHS में बटे में, समीकरण 2 में LHS में 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर है ना। देखिए म्यू 0/4 की वैल्यू कितनी है, 10 की घात माइनस 7, और बटे में 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 का गुणा हो जाएगा देखिए एप्सिलॉन नॉट से, तो ये आपका हो जाएगा म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 बराबर, यहाँ पर देख सकते हो 1/9 × 10 की पावर ये 9 है, और 10 की पावर माइनस 7 नीचे आएगा तो ये 10 की पावर प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पावर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी प्रकृति यानी उसका जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो म्यू 0 इंटू में एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9 × 10 की पावर, आधार सेम है, 9 और 7 जोड़ोगे 16 हो जाएगा। म्यू 0 एप्सिलॉन 0 अब यहाँ हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हो 3 × 10 की पावर 8। ठीक, इसका स्क्वायर लिख सकते हो। और 3 × 10 की पावर 8 जो होता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पर लिखोगे चूँकि c बराबर होता है 3 × 10 की घात 8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। आप यहाँ पर देखिए जब मात्रा को कैंसिल करोगे तो मीटर प्रति सेकंड ही आएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बाकी ये आपका जो आखिरी में मात्रक बचेगा वो मीटर प्रति सेकंड ही बचेगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप हल करके देख लीजिएगा। तो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 बराबर 1/3 × 10 की घात 8 का स्क्वायर आया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या म्यू 0 और इंटू में एप्सिलॉन 0 ये इक्वल टू हो जाएगा 1/, इसके स्थान पर लिख सकते हो c। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी थोड़ा सा लिखा जा सकता है, इसको थोड़ा यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/c का भाई होल स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/c। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, या इसको आप c बराबर लिख सकते हो 1/, इसको इधर ले, ये सीधा लेकर चल जाएगा 1/√ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर जो ये रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है c = 1/√ म्यू 0 एप्सिलॉन 0, यही रिलेशन जो है ये म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 में रिलेशन है, यानी संबंध है। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध है। लिख सकते हो कि यही क्या है भाई, निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध है। यह सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10 की पावर माइनस का 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था और ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता रही होगी। आज की क्लास में जो मैंने आप लोगों को ये महत्वपूर्ण प्रश्न बताया इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके पूरे चांसेस हैं आने के, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, 2-3 नंबर में आता है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की क्लासों को पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।